वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन 1700 टू 1857 का सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। इस सेटलमेंट्स में हम 3 सेटलमेंट्स को पढ़ेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। और ये यूनिट जो है आपके BA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर कॉम्प्रिहेंसिव, रेगुलर और सोल तीनों में ही सेम है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उससे पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वाणिज्य। और इसके भारत में राज के साथ ही जो था भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति पे जो था बहुत ज़्यादा परिवर्तन पड़ा, विशेष रूप से भू राजस्व व्यवस्था पर। ठीक है, क्योंकि कृषि के जितना भी अतिरिक्त कर बचता था, जो कि स्थानीय खर्चों के अतिरिक्त जितना भी कर बचा हुआ था, उसका प्रयोग कंपनी भारत से निर्यात किए जाने वाले मालों का भुगतान करने के लिए किया करती थी। जो माल यहाँ से वो एक्सपोर्ट करके यूरोप, ब्रिटेन जैसे देशों में भेजती थी, उसको खरीदने के लिए करती थी। कंपनी के प्रशासन को ये विश्वास था, आभास था कि भारत की जनता उनका मूल्यांकन इस आधार पर करेगी कि क्या ये शासन हमारे आर्थिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से हमारे लायक है या हमारे समर्थन देगा। ठीक है, शुरुआत में कंपनी के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे कंपनी जमींदारों के साथ संबंध बनाए, क्योंकि जमींदार उस समय नवाबों के टाइम, मुगलों के टाइम काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़, शक्तिशाली, प्रभुत्वशाली वर्ग हुआ करता था, जो कि नवाब या मुगल शासकों के अंतर्गत प्रशासन में एक भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था। और ये कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। ठीक है, ये शक्ति या अधिकार देता। इसके अलावा पूर्व भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जैसे ही साम्राज्य की स्थापना शुरुआत की गई थी, वैसे ही इस कंपनी के समक्ष ये चुनौती थी कि भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार संगठित किया जाए जो कंपनी के हित के लिए हो, कारगर साबित हो, अधिक से अधिक भू राजस्व इकट्ठा किया जाए। क्योंकि कंपनी जब शुरुआत में वाणिज्य उद्देश्य से आई थी, तो बंगाल में उसे 24 परागन, चटगांव जैसे कुछ क्षेत्र हासिल थे। परंतु जब बक्सर का युद्ध हुआ 1765 में, ठीक है, 1655 में, तब उसको जो था बंगाल की पूरी दीवानी, राजस्व अधिकार, ये सब प्राप्त हो गया था। ठीक है, शुरुआत में क्या होता था, कंपनी भू राजस्व जो लिया करती थी, लोगों के ऊपर ज़्यादा कर लगने की वजह से, भू राजस्व की वजह से वो ठीक से जीवन जी। जिसके बाद जो था 1772 से 77 के बीच में वॉरेन हेस्टिंग, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, उसने जोतदारी प्रणाली को अपनाया, जिसके तहत भू राजस्व की वसूली जो थी बोली लगाकर ही ली जाती थी। लेकिन जो था ये जोतदार एक तरह के 5 साल का पट्टा दिया जाता था एक ज़मींदार को, जो कि 5 साल में जो था जोतदार पूरी तरह से ज़मींदार और भू राजस्व पर जो था कृषि पर निर्भर करता था कि 5 साल में आप जितना भी वहाँ से कर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे वो करो। उसके बाद फिर आपको जनता या सरकार को क्या कहते हैं, रकम देनी पड़ती थी या चुकानी पड़ती थी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं कर पाते थे वो, तो उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी और किसी अन्य ज़मींदारों को दे दी जाती थी। जमा और वसूली की जो की जाने वाली भू राजस्व की राशि थी, यानी कि उन्हें जितना पे करना है, और हर साल जो अलग से टैक्स रेट हो रहा है, यानी इनकम, यानी भू राजस्व का दर, वो अलग रोज बढ़ता जाता है। जिसके बाद क्या हुआ, किसानों पर और जो ज़मींदार थे उन पर ये प्रेशर बनता गया कि वो टाइम से पे करें, वरना उनके पास क्या होता था, बहुत सारा बोझ होता था, कह सकते हो। फिर 77 में बाद में इस पंचवर्षीय योजना को बंदोबस्त को जो था वार्षिक बंदोबस्त के रूप में अपनाया गया। ऐसा नहीं है कि भू राजस्व बोली लगाकर लेना या वसूली करना केवल अंग्रेजों के शासनकाल में आया। ये भारतीय व्यवस्था में भी था। ठीक है, हेस्टिंग का मानना था कि संपूर्ण जो भूमि है साम्राज्य का, उसका राजा कौन होता था? स्वामी सरकार है, कंपनी है। ठीक है, और जो जमींदार है वो राज्य और कृषकों के बीच में एक मध्यस्थता या एक अधिकारी के रूप में, एजेंट के रूप में, बिचौली के रूप में कार्य करता है। इसलिए ये माना कि पुराने टाइम पे जो नवाब होते थे, उनके टाइम पे जितने भी जमींदार हैं, उनको अधिकार तभी दिए जाने चाहिए जब वो ये गारंटी दे कि हम जितना रेट तय कर रहे हैं या आप जितना मांग रहे हो उतना हम आपको पे करेंगे हर वर्ष। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें उसके पद से हटाकर किसी योग्य व्यक्ति को उस प्रणाली में बैठाना चाहिए। भू राजस्व की प्रणाली में प्रारंभिक प्रयोग चले और कंपनी को एक स्थायी और निश्चित आय देने में जो था असफल हुई। और हर साल जो था भू राजस्व प्रणाली की आय उतार चढ़ाव बेसिकली समझ लो ना। कभी इस साल सपोज करो, इस साल भू राजस्व की प्रणाली बहुत ज़्यादा है तो अगले साल कम होगी, फिर कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी ज़्यादा चल रही है भू राजस्व की दर, टैक्स रेट। ठीक है, जिसकी वजह से काश्तकारों पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ा।
फिर इसके बाद जो था कंपनी ने भू राजस्व की वसूली के लिए जो था एक नई व्यवस्था अपनाई या एक नई प्रणाली अपनाई थी जिसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। अब स्थायी बंदोबस्त पे जो था एक सेपरेट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज इसका नोट्स बन सकता है, नहीं तो ये तीनों जो प्रणाली है भू राजस्व की, ये अपने आप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा तीनों पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त की स्थापना एक 10 सालाना बंदोबस्त के नाम पे की गई थी, जो कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में घोषित कर दी गई थी। इसमें क्या था, 1765 से 93 के बीच में जितने भी प्रयोग किए थे कंपनी ने कि कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा कारगर होगी, हमारे लिए बेस्ट होगी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा की, जैसे कि दाम कितना है बाजार में कृषि उत्पादकों का, कृषि उत्पादन की मात्रा कितनी है, कृषि व्यवस्था को चौपट किए बिना कितना हम भू राजस्व वसूल सकते हैं जो हमारे लायक हो या हमारे लाभ में हो, ठीक है। वसूली होने वाले खर्च को कैसे कम किया जा सके, इत्यादि जितना भी था। इसको वित्त को आय को स्थायित्व देने के लिए 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व की वसूली तैयार की गई। और इसमें वसूली का जितना भी अधिकार था या भू राजस्व आप कितना वसूल करेंगे, इस कंपनी की जगह आप जमींदारों के हाथ में दे दिया और उनको पूरी छूट दे दी कि आप जितना चाहे उतना वसूल कर सकते हैं। तारियों को ख़त्म करके उसकी जगह अगर वह नहीं दे पाते भू राजस्व तो उनके स्थान पर उनकी ज़मींदारी को ख़त्म करके किसी अन्य योग्य व्यक्ति को बैठाने की सिफारिश भी की गई थी इस स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत। इसमें भू राजस्व के रूप में जो था वो उपज का या जितना भी आपका उत्पाद है उसके 10वें हिस्से का 9वां अंश जो था जो कि भू राजस्व के रूप में माना जाता था। इस बंदोबस्त के माध्यम से जमींदार और को जो था भूस्वामी कृषकों को सरकार के एजेंट के रूप में ध्यान दिया जाएगा। जमींदारों को जमीन का मालिकाना हक भी दे दिया गया और जॉन शॉ ने भी जो था इस बात की घोषणा की थी कि जमींदारों को जमीन में स्वामित्व हक भी होगा और ये हक जो था उनका वंशानुगत या आनुवांशिक रूप से आधार पे होगा। अपनी जमींदारी को बेचने या उनके पास रखने का अधिकार भी उनके पास है। अगर वो टाइम पे इस चीज़ को फॉलो करते, टाइम पे चीज़ें दे रहे हैं भू राजस्व, तो उनके पास ये बनी रहेगी, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनसे ये अधिकार छीन लिया जाएगा। सामान्यतः जो था ब्रिटिश पूर्व कृषि जो थी तो दो प्रकार से थे, एक खुद काश्तकार एक पाय काश्तकार। खुद काश्त ये दो तरह के काश्तकार थे। खुद काश्तकार में जब तक कृषि भू राजस्व जो है समय पर दे रहे हैं अपनी ज़मीन पे मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं और राज्य की बेसिकली ये अधिकार उन्हें राज्य द्वारा प्राप्त था। परंतु जो था कुछ समय पश्चात स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत इनके ये जितने भी भूमि संपत्ति अधिकार थे वो सारे ध्वस्त कर दिए गए थे, यानी बंद कर दिए गए थे, ये कह सकते हो अधिकार समाप्त कर दिए गए। जिसमें था कि चारागाह के लिए भूमि, जंगली भूमि का प्रयोग करना, सामूहिक जितने भी संप्रदाय है प्राकृतिक संप्रदाय पर अधिकार, ठीक है, जंगलों में जाके मवेशी चराना, तालाब से मछली पकड़ने जैसे सारे अधिकार को ख़त्म कर दिया था। कंपनी को लगता था कि अगर हम कृषि क्षेत्र में अगर टाइम पे टाइम विस्तार करेंगे, सुधार करेंगे तो इससे न केवल व्यापार में, वाणिज्य क्षेत्र में, उद्योगों में फ़ायदा मिलेगा बल्कि प्राप्त भी बढ़ेगा, यानी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, उत्पाद भी बढ़ेगा और शुल्क से जितना भी हानि हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा और वे कृषि योग्य भूमि, अकुशल उत्पाद वर्ग समृद्ध सुधार करने पर ध्यान दिया। मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के पीछे 3 प्रमुख उद्देश्य थे, यानी 3 प्रमुख एम थे, वो थे राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक थे। राजनीतिक रूप से वो चाहते थे कि जमींदारों जितने भी जमींदार वर्ग हैं उनके साथ सहयोग, मित्रता और सद्भावना बनी रहे ताकि जब कभी ब्रिटिश को उनकी सहायता की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो वो उनका समर्थन कर सके। क्योंकि शुरुआत में ब्रिटिश आए थे तो उन्हें ठीक ढंग से ये पता नहीं था कि किसके साथ कितना हमें भू राजस्व इकट्ठा होगा, कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें देख सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ था, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अधिकार भी प्रदान किए थे, स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसके चलते जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जमींदार और काश्तकार किसान प्रति विद्रोह खड़ा हुआ तो हमेशा जमींदारों ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। इसके माध्यम से कंपनी ने उतार चढ़ाव की ग्रस्त स्थिति में भी जो था परिस्थितियों में भी एक स्थायित्व जो था आय प्राप्त किया। इसके माध्यम से अधिकतर भूमि भू राजस्व कंपनी बिना ज़्यादा बोझ जिम्मेदारियों के आसानी से प्राप्त करती थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का एक मात्र नियंत्रण यही था जमींदारों के ऊपर कि वो टाइम पे अपने भू राजस्व को जमा करें, अर्थात एक टाइम था, यानी सूर्यास्त से पहले, जिसे आप हिस्ट्री में देखोगे तो सूर्यास्त विधि भी कहा जाता है। अगर इस सूर्यास्त से पहले अगर आपने भू राजस्व नहीं इकट्ठा करते थे
ठीक है, ज़मींदार, तो उनकी ज़मीन उनको अगले दिन या जब ठीक है, अगले दिन उसकी भूमि का नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, कंपनी चाहती थी कि केवल योग्य और कुशल व्यक्ति कोई ज़मींदार रहे जो कि कंपनी के फायदे और मुनाफे को भी उत्पाद, अगर वो मुनाफा नहीं भी कर पा रहा है तो भू राजस्व की जितनी भी बकाया राशि है, रकम है, वो ज़मींदार उसके क्या कहते हैं, राजकोष में जमा कर दे। इसमें बेसिकली जो था, कुछ हद तक जमींदारों ने जो था नीचे समृद्ध जमींदारों के नीचे समृद्ध धनी किसान, कम अधिकार वाले भूस्वामियों भी जो थे कृषि अधिकार उत्पाद पे अपने नियंत्रण बना रहे थे। सामाजिक सत्ता का प्रयोग अपने फायदे के लिए कर रहे थे, जो उन्हें अधिकार मिले थे। स्थायी बंदोबस्त का लाभ पाने में समर्थक रहे। ज़्यादातर मूल्य वाले जितने भी प्रॉफिट वाले क्रॉप्स थे, ठीक है, कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, उसका उत्पादन करना शुरू कर दिया था, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी, जिसमें गन्ना हो गया, शहतूत हो गया, अफीम हो गया, ठीक है, और नील वगैरह सब ये सब, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि ज़्यादा महंगे फसल थे, कृषि उत्पाद थे, ठीक है, जिससे ना केवल कंपनी को फायदा हो रहा था, वो संपन्न हो रही थी, साथ ही साथ इन लोगों ने अपने आप को भी संपन्न करने के लिए योजनाएं बना ली। हालांकि स्थायी बंदोबस्त का बंगाल में कृषि संबंधों पर, कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, जैसे रतन खेरलाल लेखेरे का तर्क है ये कि जमींदारों को भू संपत्ति से दूर होने और उथल पुथल वाली राजनीतिक परिस्थिति का लाभ उठाकर धनी किसान और ऊंचे काश्तकार अधिकार प्राप्त वर्ग बना दिए गए थे, जिससे इसका भू संपत्ति वर्ग जो था काफी ज्यादा विस्तार हुआ। वही रजत दत्ता का मानना था कि बंगाल में जमींदार इलाकों में जो था 18वीं सदी के बीच में छोटे किसान और काश्तकारों की भूमिका अदा की थी मुख्य रूप से। इसके बाद आता है रैयत व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त ठीक से बंगाल में चल नहीं रहा था, कई ऐसे अधिकारी थे जो शान शौकत से अपनी जिंदगी जी रहे थे, टाइम पे कर नहीं पे करते थे, ठीक है। इस वजह से क्या होता था कि जल्द ही अंग्रेज को दिखाई देने लगा कि ये व्यवस्था हमारे काम नहीं है, हम इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक भू राजस्व नहीं इकट्ठा कर सकते। अगर हम भू राजस्व प्राप्त भी कर रहे हैं तो इसमें बढ़ोतरी का कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद मद्रास में के प्रांत में जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको पूरा श्रेय थॉमस मुनरो को जाता है। इसके बाद मुंबई प्रांत में अलेक्जेंडर रीड जैसे कई सारे अधिकारियों ने इस व्यवस्था को अपनाया और इस व्यवस्था को चलाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, इनका मानना यह था कि बिना रैयत यानी किसान के साथ भू राजस्व वसूली का सीधा सीधा संबंध कायम किया जाए। यही जरा क्योंकि मानना था कि इस क्षेत्र में, मद्रास वाले क्षेत्रों में जो था कई जमींदारों जैसे बड़े कृषक वर्गों का अभाव था, जो कि अंग्रेजों को मदद कर सके भू राजस्व इकट्ठा करने में। मद्रास की उत्तर सरकार ने जो जमींदारी व्यवस्था को अपनाया था भू राजस्व के लिए, वही कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने कुछ अपवादों के चलते जो था मद्रास के कुछ इलाकों को छोड़ के अन्य क्षेत्रों में जो था इस प्रयोग को शुरू किया, अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की। प्रयोग के तौर पर गाँव में पाटिल और अमीलदार जो थे को एक नुमाइंदे अर्थात अधिकारी के रूप में बनाए हुए रखा, और कन्नड़ प्रदेश, कृष्ण, तुंगभद्रा जैसी नदियों के बीच में दुआब वाले क्षेत्रों में जो था किसानों के साथ राजस्व की सीधी बोली शुरू की। ठीक है, 1807 से 1820 तक के बीच में जो राजस्व अधिकारी थे, उनके मद्रास के राजस्व अधिकारियों के मध्य यही विवाद चल रहा था कि इस व्यवस्था का स्वरूप किस प्रकार होगा। ठीक है, अर्थात कुछ कह रहे थे कि बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त चल रहा है यह विस्तार किया जाए उसी के रूप में, ठीक है, या फिर किसानों के साथ सीधा संबंध स्थापित करने वाले बंदोबस्त बनाया जाए। मद्रास बोर्ड ने बोला कि क्यों ना हम पूरे गांव को, मद्रास को एक इकाई मानकर जो है महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करें। पर मुनरो का मानना था कि स्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हम फायदा, जिसमें कृषि का उत्पाद जितना भी होगा मूल्य यानी 45% अगर भाग की बजाय जो हम 33.75% हिस्सा भू राजस्व के रूप में रखने की सिफारिश की। वे भू राजस्व की वसूली में गांव के स्तर पे कुछ मौजूदा अधिकारी जो कि भू राजस्व वसूलने में उनकी मदद करेंगे, जैसे पाटिल, अमीलदार, कानूनगो के साथ वगैरह भी इसके पक्षधार में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ने मद्रास प्रांत में अस्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिए, ठीक है, डायरेक्शन दी।
जो कि ये था कि इन क्षेत्रों में जो था अगर हम स्थायी बंदोबस्त स्थापित करें ताकि कुछ क्षेत्रों में जो था 20-30 साल के लिए जो था भू राजस्व की जो राशि होगी अस्थायी रूप से निर्धारित की जाए और हर 20-30 साल बाद जो था एक नई भू राजस्व का जो दर है, ठीक है, उसको निर्धारित किया जाए, यानी भूमि कर को निर्धारित हो। मुनरो ने 1820 से 27 के बीच में मद्रास के गवर्नर के रूप में जो था नियुक्त किया गया और उन्होंने एक मुख्य रूप से काम करते हुए जो था मद्रास क्षेत्र में रईतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और मोटे तौर पे किसानों से भू राजस्व का 1/3 हिस्सा मुद्रा के रूप में वसूलने की बात कही थी, ठीक है। लेकिन इतना आसान नहीं था, इसमें कई सारी चीज़ों का आकलन करना था कि अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार के कृषि उत्पाद हो रहे हैं, कितना हो रहा है, बाजार दर में वो फसल जो है या वो जो भी क्रॉप है उसकी बाजार में क्या रेट है, ठीक है, जुताई बुआई पशुपालक खर्च कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में लगा कर जो था ही रईतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। और एक बात और कि शुरुआत के दौर में जो था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दर थी वो काफी ज्यादा ऊंची हुआ करती थी, ठीक है। इसके बाद आता है महलवाड़ी व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो था भू राजस्व की जो नई पद्धति का इस्तेमाल किया उसमें थी महलवाड़ी व्यवस्था। इन क्षेत्रों में काम कर रहे अंग्रेजी अधिकारियों का विश्वास था कि इन क्षेत्रों में इलाकों में जो समुदाय आर्थिक जीवन है या आर्थिक राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा या एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ जो तक लोग अधिकार जो है भाईचारे के आधार पर जमीनों के अधिकार जो तक केवल व्यक्तिगत आधार नहीं बल्कि सामूहिक रूप से अधिकार कबीले के लोगों को अलग अलग जमीनों पर जो था अंशमार्क या हिस्सेदारी मिली हुई थी। इसीलिए महलवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व के लिए समझौता या ठीक है समझौता किया गया जिसमें जमींदारों की नहीं बल्कि गांव के साथ व्यवस्था या एक कह सकते हो समझौता बनाए गए थे। इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए गांव में प्रभुशाली जो जमींदार थे, ठीक है, को नबदार बनाकर जो था समझौते का आधार बनाया गया जिसमें पंचायती राज हो गया या मुखिया जो थे उनको ही अधिकार बनाकर इनको एक कह सकते हो अधिकारी बनाकर एक समझौता तैयार किया गया था। गांव के लिए निर्धारित पूरी भू राजस्व की रकम जो होता है प्रत्येक निकास में उसकी जोत आकार यानी उसका जितना भी बोएंगे जितना भी उत्पाद करेंगे उसके आकार के हिस्से पे बांटा जाएगा, ठीक है। किसान और जमींदार अपनी अपनी जमीन पे भूमि राजस्व या स्वामी तब तक बने रह सकते हैं जब तक वो भू राजस्व जमा करते रहते हैं जैसे कि बाकी दो में था, ठीक है। इस बंदोबस्त में भू राजस्व का आकलन जो था स्थायी रूप से कुछ क्षेत्रों में 20 वर्षों के बाद तो कुछ क्षेत्रों में 30 वर्षों के बाद किया जाता था। इस अवधि के बाद जो था नई भू राजस्व या भूमि कर को निर्धारित किया जाता था। महलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व की राशि निर्धारण जो था कम अंग्रेज सरकार स्थायी बंदोबस्त अधिकारी जो थे या बेसिकली जो भी नुमाइंदे थे या अधिकारी थे भू राजस्व अधिकारी उनके पंचायतों की मदद के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार हालांकि जमींदार वर्ग इन क्षेत्रों में नहीं थे, ठीक है, परंतु जो गांव के अधिकारी थे या भू राजस्व अधिकारी थे उन्होंने एक बिचौलिए की भूमिका उठाई और जितने भी विशेष अधिकार उन्हें सरकार द्वारा मिले थे उसका गलत फायदा नाजायज फायदा उठाकर बहुत सारी जमीनों पर कब्जा किया, खूब ज्यादा संपन्न हुए, समृद्ध हुए। व्यापक पैमाने में भूमि का सर्वेक्षण करके फसल उत्पाद कृषि योग्य भूमि के नक्शे बनाकर पैमाइश करने के पश्चात 1833 से 1833 से 49 के बीच में जो था अधिकारियों द्वारा रूपरेखा बनाई गई। उसके बाद जो था रॉबर्ट मॉन्टेन्स बोर्ड और जेम्स थॉमसन नाम के अधिकारियों ने महलवाड़ी व्यवस्था के व्यवहारिक रूप तैयार किया और फिर बाद में जाके इस पर इन्हें अधिकार दिए, ठीक है, राइट्स दिए। इसके साथ ही जो था भूमि राजस्व इकट्ठा या कह सकते हो निर्धारित किया। बहुत से काश्तकारों ने फलस्वरूप अपने उत्पादन निर्णय लेने की क्षमता और अंत में जो था भूमियों के स्वामित्व के हक को अपने हाथ से खो दिया था, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा महलवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, जैसे कि जो टॉपिक्स हमें लगा कि आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में और सबसे ज़्यादा ईजी है वही टॉपिक्स में कवर किए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिट से आपके 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बन सकते हैं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन आपका टोटली इन तीनों पे पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी के अंतर्गत भू राजस्व की व्यवस्था किस प्रकार थी या अंग्रेजों द्वारा किस प्रकार से भूमि निर्धारित
भू राजस्व निर्धारण के लिए कर बनाए गए थे या भू राजस्व की प्रणाली अपनाई गई थी। दो को ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं, महलवाड़ी स्थायी बंदोबस्त या तो महलवाड़ी रैयतवाड़ी, ठीक है, इस प्रकार से। अदर क्वेश्चन आपका बन सकता है सिंपल सा एक पर स्थायी बंदोबस्त के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन लॉन्ग, और इसके अलावा नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से, इस टॉपिक से कवर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।